1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन कांशीराम द्वारा किया गया। पार्टी का गठन करने का उद्देश्य बिल्कुल साफ था, 85% बहुजन को सत्ता में लेकर आना और सत्ता हासिल करना। और गठन के बाद बीएसपी ने चलना शुरू किया। पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे और परिणाम स्वरूप 2007 में पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली और देश भर के सारे बहुजन समाज में एक उम्मीद जागी कि एक दिन केंद्र में भी बीएसपी अपना परचम लहराएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। उल्टा 2007 से पार्टी का पतन शुरू हो गया। 2012 में बीएसपी को 80 सीटें मिली और 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी 80 से 19 सीटों पर सिमट कर रह गई और हाल ही के 2022 के चुनावों में बीएसपी पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई। आज काशी रेडियो द्वारा कार्यक्रम में तमाम बहुजन नेता व कार्यकर्ता इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2007 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अपने पतन की ओर जाने लगी। हाँ जी दोस्तों, तुसीं सुन रहे हो तुहाडा अपना चैनल कांशी रेडियो। दोस्तों, मैं जेके चंद एक बार फिर मैं पेश करना गया प्रोग्राम मेरा देश मेरे लोग। आज दोस्तों बहुत ही दिलचस्पी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, खास प्रोग्राम मैं पेश करना गया है साथियों के नाम। हेडिंग है प्रोग्राम दी डाउनफॉल ऑफ बहुजन समाज पार्टी। आप ये कह सकते हैं, डिक्लाइन भी कह सकते हैं, गिरावट भी कह सकते हैं। सो वेलकम करदा मैं सारे नूं इस मौके ते बड़ी खुशी है ते नाल अपने जुड़े सत्कारयोग गुरदयाल चंद सल ते नाल दे नाल वीर होर भी जुड़े हुए हैं, अशोक साकट, जय गुरदेव जी, राजवीर जी, तुहानूं भी जय गुरदेव जी ते होर वीरां दा हजे नाम नहीं पता, वो भी अपना आईडी दस सन, फिर अस उन्हां भी जय गुरदेव बुला सकते हैं। सो दोस्तों वेलकम। साकट साहब, आवाज अपनी की सुणदे मेरी आवाज? Yes, yes. All right, thank you very much. So, पहला आप एक शुरू करिए प्रोग्राम। एक पहला मैं मिशनी गीत तेन सुनाऊंगा, उस तो बाद फिर आप प्रोग्राम शुरू करेंगे। मेरा बापू दसदा गल्लां साडे भारत दे इतिहास दियां। कितनी बड़ी लाइन है, बहुत ही बड़ी लाइन है। सो आप अपना इतिहास पर देखिए, क्योंकि यही खास प्रोग्राम मेरे देश में लोग असी 2 साल हो गए यही गल्लां बातां करदे हां। सो अज मौका मिलिया एक बार फिर लॉकडाउन तो बाद, लॉकडाउन तो हम मोरलेस फिनिश हो गया, मौका हुण मिलिया है आपां नूं गलबात करन दा। सो अज दा टॉपिक यही मैं लियांदा है क्योंकि इलैक्शनस जिहड़े है ये पंजाब विच भी आने मोरलेस डन ते आपां ये अज गलबात करेंगे बहुजन समाज पार्टी बारे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस मौके ते आपां कह सकते हैं इन टोटल डिक्लाइन, डाउनफॉल, गिर गई है। सो ये कैसे हिसाब नाल की होया, क्योंकि जो कुछ आप करते हैं जो अंग्रेजी विच फिगर स्पीच, जो कुछ आप जो करते हैं करी जावांगे वही अपने मिलना जो मिली जाता है। वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी डूइंग, वी गोना कीप ऑन गेटिंग व्हाट वी गेटिंग। सो मैं थानू छोटा जिहा ग्राफ, मैं छोटे जिहा चार्ट थानू पहला सिखादा। सो यू सी द हेडलाइन, इन्ना इधर चार्ट है, इन्ना डिफिकल्ट नहीं समझना। सो मैं चार्ट सारे सामने रख दिया। यह चार्ट हिस्ट्री दसदी है 1993 तो लाके 2022 तक। एवरी 5 ईयर्स जो इलैक्शंस होंदे आ उत्थे वोटां पैंदियां हैं। यह चार्ट है एवरी 25 साल दसदे भी किन्नियां सीटां जित्तियां सीगियां बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विच, द लेजिस्लेटिव असैंबली। सो 1993 दे विच 67 सीटां, 96 विच 67 सीटां, 2002 विच 98, फिर बल्ले बल्ले 2007 दे विच जाके 206 एवरी 5 ईयर्स। सो जे तां आपां 2007 विच हुंदे आपां कहणे वाह भी वाह बहुत करके ऑलमोस्ट 50%, 403 सीटां दे विचों 52 सीटां तां बीएसपी दी सी। पर इफ आपां हुण गौर करिए 15 सालां दे विच टोटल डिक्लाइन 2012 दे विच 80, 2017 दे विच 19,
इस साल सिर्फ तो सिर्फ एक सीट रह गई। सो मैं उत्तर प्रदेश की गल करते हैं। जे आप पंजाब विच दी गल करिए, देखो पंजाब दे विच दिस गोज बैक, ये चार्ट जिहड़ा आ 1922 तो लाके 1992 माफ करना 92 तो लाके 2022 तक जिहड़ी हिस्ट्री है आला 9 सीट एक सीट। सो एक्चुअली पंजाब दे विच कोई हिस्ट्री है नहीं बीएसपी दी इन टर्म्स ऑफ जिहदियां जित्तियां सीटां। इहदा मतलब देखो जिहड़ी कंटेस्ट कीतियां आ देख इस जिहड़ा है नुकता है 105, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 105 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਦਿਸ ਈਅਰ ਓਨਲੀ 20, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ 10-15 ਸਾਲ ਆ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ 115 ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, 117 111 ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1984 ਵਿੱਚ। ਸੋ 1984 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ST ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ। ਹੁਣ ਟੱਚੇਬਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੈਲਨ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਕਟ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੈਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਆ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਟਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਹ 5, 10, 15, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਹ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਗਾਂਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। सब तो पहला सबसे पहले मैं हिंदी की बोलता है क्योंकि ये बच्चे हिंदी वाले ज्यादा है जी। तो सबसे पहले मैं उन सभी महानुभाव, उन्हें सभी रिस्पेक्टेड हमारे साथी जो कि हमारे साथ कांशी रेडियो के थ्रू जुड़े हुए हैं, सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।
आज जो हम आपके सामने, आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आए हैं, हमारा मेन मकसद है कि हमारा समाज कहाँ है, हम कहाँ हैं। क्या हम जिस गुलामी से आजादी से पहले हम गुजरे हैं और आजादी के बाद क्या वही गुलामी हमारे पास रहेगी? क्या हम उससे निजात पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? हमें कुछ उम्मीद बंधी थी कि हमारे जो लोग हैं उस सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, और उसके मुकाम पर पहुंचने के बाद तुरंत ही वो डाउनफॉल क्यों हुआ? अभी आपको पता है कि पंजाब के अंदर 3 महीने के लिए, जिसको हम 111 दिन कहते हैं, 111 दिन के लिए हमारा जो पहला भारत वर्ष का आजाद होने के बाद पहला चीफ मिनिस्टर, उसको हम चाहे टेम्परेरी कहें चाहे हम कैसे भी कहें, 111 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना था। हमें बड़ी उम्मीद बंधी थी कि अब जो कांशीराम, मान्यवर कांशीराम जी का स्वप्न था, जो उनका सपना था, वो साकार होने जा रहा है। तो उस चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को भी इन्होंने, दूसरे समाज के लोगों ने हर तरीके से कोशिश करी कि भी इनको टिकने नहीं देना है, इनको डाउन करना है। और पंजाब का जो इलेक्शन हुआ है और यूपी का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें तो जो हमारी समाज की दुर्गति हुई है वो कहने के बाहर है। मान्यवर कांशीराम जी ने एक स्वप्न बनाया था। हमारे जो रेवोल्यूशनरी, हमारे जो पेरियर साहब हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, बाबू मंगूराम जी हैं और मान्यवर कांशीराम जी, इन सभी ने एक हमारे समाज को उच्च कोटि के ऊपर पहुंचाने के लिए बात करी थी। और वो चाहते थे कि हमारा समाज किसी तरीके से ऊपर उठे। हमें कुछ उम्मीद भी बंधी थी, हमें कुछ आशा भी हुई थी, हमें कुछ भरोसा भी हो गया था कि अब समय बदला है, जबकि हमारा चीफ मिनिस्टर एक पंजाब की गद्दी के ऊपर विराजमान हुआ है, तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही अच्छा आएगा। हमें उम्मीद थी कि यूपी के अंदर भी हमारे साथ हमारे समाज के लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। जैसे अभी जेके साहब ने चार्ट दिखाया है और बात करी है, जो राइज एंड डाउनफॉल दोनों के ऊपर ही एक चार्ट बना है। किस तरीके से मान्यवर कांशीराम जी ने मायावती जी को लाकर एक अच्छे समाज की रचना करी और अच्छे लोगों को उसके अंदर लेकर आए। पर क्या बात है, क्या कारण है कि आज हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद हम नीचे गिर गए हैं? इसके ऊपर आज विचार करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसी के ऊपर हम आज विचार करेंगे। हमारे साथ अशोक साकेत जी जुड़े हुए हैं, जगदीश कौर जी लुधियाना से जुड़े हुए हैं, आगरा से दिनेश कुमार जी हैं, और फेसबुक के ऊपर बहुत से लोग जिनको कि मैं देख रहा हूं, बलजिंदर कुमार जी, कुलविंदर सिंह जी और सतपाल जी, अपने जफरुद्दीन जी जो कि गुरुग्राम से हैं, वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए अपने समाज के लिए लड़ेंगे। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो कि अपने समाज को ऊपर उठा के लेकर जाए और ऊपर जाए। तो हम चाहेंगे कि आज की जो डिस्कशन है कि हम किस मुकाम पे पहुंच के हम नीचे डाउन क्यों हुए हैं, डाउनफॉल क्यों आया है, इसके ऊपर ही हम आज बातचीत करेंगे। और बातचीत के अंदर मैं सबसे पहले जेके साहब को कहूंगा कि वे अपने विचार दें और
जैसे भी कहें, राजवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएसए से हैं, आजकल यूएसए के अंदर है, वो भी हमारे साथ है। और मैं इन सबसे आग्रह करूंगा कि अपना वीडियो लाइव कर लें, क्योंकि अभी वो हमारी बात को सुन रहे हैं, वीडियो लाइव करें और आपको समय दिया जाएगा। आप उस समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उस समय के अंदर ही इस चीज को, इसको लेकर आना है, उस समय के अंदर ही अपनी बात को व्यक्त करना है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि हमारा, जिसके ऊपर हमें उम्मीद थी, वो कैसे राइज होने के बाद जैसे गिर गई है। जैसे कि चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि 206 सीटें जो 2007 के अंदर थी, आज वो 206 से एक सीट के ऊपर आ गई है। क्या कारण है कि सारे का सारा जो सा काफिला है ये कैसे बिखर गया है, क्या कारण है, उसके ऊपर ही आज विचार करने के लिए हम जहां पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि अपने आप विचार रखें भी। और मैं ये के साहब से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले जो कि अशोक साकेत जी है हमारे साथ इस वक्त, उन्होंने अपना वीडियो ओपन भी कर लिया है, वो अपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात करें और बताएं कि डाउनफॉल ये कैसे आया है और उसके क्या कारण है और हमारे पास अब क्या बचा है, क्योंकि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम अंधेरे में हैं कि कहां से कहां पहुंचकर कहां पहुंच गए हैं। इस वक्त हम अंधेरे में हैं, हम क्या करें, कैसे चले। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अशोक साकेत जी अपने विचार रखें और 10 मिनट के अंदर ही अपने विचार अपने व्यक्त करें, ताकि हम सभी को समय दे सकें और समय के अंदर ही हम इस बात को हम पूरा कर सकें। और अशोक साकेत, थैंक यू मिस्टर सिलहन जी। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? जी। सबसे पहले तो कांसी रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें एक मंच प्रोवाइड कराया और इस कार्यक्रम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा साधुवाद। साथियों, आज जो ये डिस्कशन चल रहा है डाउनफॉल ऑफ द बीएसपी, निश्चित तौर पे ये आज पूरे देश का एक मुख्य प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है तो जिसको हम SC ST OBC समुदाय कहते हैं उसको इस पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी आशाएं जुड़ी हुई और लोग इसके थ्रू अपने आप को एज ए शासक जमात देखते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मान्यवर कांसीराम साहब की जो पृष्ठभूमि है वो पंजाब है, वो पंजाब में पैदा हुए पले बढ़े। और सबसे बड़ी बात, जिस अम्बेडकरिज्म की उन्होंने बात की, उस अम्बेडकरिज्म से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। शुरुआती स्टेज में जो अम्बेडकरिज्म है या अम्बेडकरिज्म को लेके जो पार्टियां चल रही थी, RPI और एक दलित पैंथर था, उस दौर तक मान्यवर कांसीराम साहब को अम्बेडकरिज्म का परिचय नहीं था। जब वो पूना गए, पूना में उन्होंने अपनी जॉब की और उस दौरान 1964 में घटना घटी DRDO विभाग के अंदर। उसके बाद जो संपर्क में आए, लोगों से बात हुई, वो घटनाक्रम के बाद ही उनका जो है तो एक मन बना और उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा ये समाज है SC ST OBC, खास तौर से शेड्यूल कास्ट, इसकी जो समस्याएं हैं इसको निजात दिलाने के लिए हम पढ़े लिखे लोगों को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने काम करना शुरू किया, सबसे पहले कर्मचारियों को जोड़ना शुरू किया और 73 में उन्होंने बाम सेप की एक बॉडी तैयार की जो 1978 में आके उसको एक विस्तृत स्वरूप दिया। उसके बाद 81 में उन्होंने DS4 की स्थापना की। वो एक संघर्ष समिति थी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उसके थ्रू हम सामाजिक मुद्दों को उठाते थे और एक्टिविटी समाज की होती थी। उससे काम बढ़ा तो एक जरूरत महसूस हुई कि अब सत्ता की ओर भी कदम बढ़ाया जाए और 84 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन के दिन 84 में BSP की स्थापना हुई। लेकिन
जो आज हम डाउनफॉल देख रहे हैं, ठीक है, हम अभी शुरुआती कुछ 10-15 वर्षों से ज्यादातर हम डाउनफॉल देखते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 10 वर्षों से, मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो डाउनफॉल है वो पहला डाउनफॉल 1985 में ही शुरू हो गया था। जो वाम सेफ के तहत जो एक बुद्धिजीवी अधिकारी कर्मचारियों को जो कांसीराम साहब ने जोड़ा था, सबसे पहले उन्होंने इस बीएसपी को कमजोर करने का काम किया। आप लोगों को पता होगा, 13 जनवरी 1985 में बंबई के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें डी के खापड़े, बी डी बोरकर, बामन मेश्राम, एक्स्ट्रा ये एक टीम थी पूरी। इन्होंने मानवर कांसीराम साहब को आमंत्रित किया था। मानवर कांसीराम साहब वहां गए, लेकिन वहां का कुछ नजारा कुछ और था, और वो बिना मीटिंग हुए मानवर कांसीराम साहब वहां से आ गए। इसके बाद मानवर कांसीराम साहब ने अनाउंस किया कि वाम सेफ बिक गई है। उस समय राजीव गांधी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी ने वाम सेफ को डिस्टर्ब किया है। तो ये पहला जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो 85 में शुरू हुआ, और जो एक बुद्धिजीवियों की टीम थी वो अलग हो गई। इसके बाद उस टाइम तक जो मायावती जी हैं, उनका बीएसपी में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन जैसे बुद्धिजीवी जो वर्कर्स थे, जो टीम थी वो अलग हुई, तो जो कमजोर लोग थे, जो स्वार्थी लोग थे, उनको आगे आने का मौका मिल गया। बहरहाल मान्यवर कांसीराम साहब ने किसी तरह मामले को संभाला और इस बीएसपी को आगे बढ़ाया। 89 में इलेक्शन हुए तो उसमें सीटें आई 90। इसके बाद 93 में उन्होंने मुलायम सिंह को खड़ा किया। उस समय मुलायम सिंह बहुत ज्यादा प्रचलित राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो कांसीराम साहब की देन थी कि उन्होंने एक राजनीति के तहत उनको मजबूत किया और एक नारा दिया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और उसी का नतीजा था कि सपा बसपा की जो पहली सरकार बनी 1993 में, उसमें 11 मंत्री बहुजन समाज पार्टी से बने। और वो पहला दौर था जो समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल था कि समाज ने पहली बार अपने बल पे अपनी राजनीति स्थापित करके और शासन सत्ता में भागीदारी प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश में जब 93 में सरकार बनी, उसी दौरान उत्तर प्रदेश से लगे हुए हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, ये जो हिंदी बेल्ट थे, यहाँ पार्टी का जबरदस्त जनाधार बढ़ा। इसके बाद जब उस टाइम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ थे, वहां जब इलेक्शन हुए वहां 12-11 एमएलए जीत के आए और वोट परसेंट भी 6-7% तक गया। इसके बाद अब जो दौर आता है 95 का, 95 में जो एक गेस्ट हाउस कांड जिसको प्रचारित किया गया, उसके बाद से सपा बसपा अलग हुई। उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें मायावती जी का प्रभाव ज्यादा नजर आता है। कांसीराम साहब वहां से बैकफुट में जाते हुए दिखते हैं। और यही वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को अपने आगोश में लेना शुरू किया। क्योंकि सत्ता थी तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीएसपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गिरफ्त बनानी 95 से शुरू कर दी थी। 95 में जो सपा बीएसपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी, इसके बाद 97 में बनी। तो इसमें मायावती जी चूंकि मुख्यमंत्री बनी तो इनके पास पार्टी का और एक एज ए मुख्यमंत्री पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। तो ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश के जो वर्कर थे वो मायावती जी की को मानने लगे। इसके बाद 2002 में उन्होंने फिर जो गठबंधन करके सरकार बनाई और मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए बनी। 2003 में मान्यवर कांसीराम साहब बीमार होते हैं, 2006 में उनकी डेथ होती है।
और इस डेथ में जो भी थोड़ा नाराज थे बीएसपी से लोग, उन्होंने सब मिल के एक साथ इस उद्देश्य के तहत कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है और ये मान्यवर कांशीराम साहब के गैर हाजिरी में कमजोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए पूरे जो बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता थे वो उत्तर प्रदेश में लगे। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज संगठित हुआ और 2007 में मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप बहुमत की सरकार बनी। लेकिन हमने उसको समझने में भूल की। सरकार, ये बात तो एकदम 100% सही है कि सरकार बहुजन समाज के मेहनत की वजह से बनी, लेकिन उसका क्रेडिट ब्राह्मण वर्ग को दे दिया गया, ब्राह्मण वर्ग ले लिया। और सबसे ज्यादा जो नारा प्रचलित किया गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन ने सरकार बना दी। वहां से जो हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का मूलाधार था, जो मूल सिद्धांत था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो पार्टी बात करती थी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी यानी जो दबे कुचले लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो सत्ता से बेदखल लोग हैं, उनको सुरक्षाएं प्रोवाइड करने के लिए जो हम राजनीति कर रहे हैं वो एक माध्यम है। और इस माध्यम का सदुपयोग करके हम लोगों को, हम अपने लोगों को उनकी स्थिति की सुधार के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। तो ये 2007 की जो सरकार थी, इसमें पूरा रंग रूप बदल गया। नारा दिया गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। अब चूंकि सत्ता थी तो बहुत सारी कमजोरियां सत्ता के बल पे दबा दी गई, लोगों की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये जो असली गेम है, ये इसके बीएसपी के पतन की जो असली शुरुआत है वो 2007 से ही शुरू हो गई थी। और 2012 में जब रिजल्ट आए, जब चुनाव हुए, रिजल्ट आए और पार्टी 206 सीट से 80 सीट में सिमट गई, तब लोगों को पता चला कि ये क्या हो गया। वहां से इसके बाद आप सब लोगों को पता है 2012 के बाद जो 17 में इलेक्शंस हुए, उसमें पार्टी 80 से 19 में आ गई। इसके बाद भी हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम जो 2007 का एक जो जिसको हम गोल्डन चांस कह सकते हैं, उसी पे हम वर्क करते रहे। उसके नतीजों के पीछे कारण क्या थे, मजबूती क्या थी, उसको बिना समझे हम उसी चीज को प्रमोट करते रहे। और नतीजा ये हुआ कि 2022 के जब इलेक्शन हुए तो ऑलमोस्ट हम जीरो में पहुंच गए। जो एक सीट जो बताई जाती है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसी सीट है जहां से एक ठाकुर कैंडिडेट जीत हासिल कर पाए हैं। वो अगर निर्दलीय लड़ते तब भी जीत जाते, उसमें बीएसपी का कोई योगदान मैं नहीं समझता। वो ऐसा कैंडिडेट है कि वो निर्दलीय भी जीत जाता। कुल मिला के रिजल्ट जीरो है। ये तो रही बीएसपी की कहानी। अब जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि माननीय सलहन जी ने कहा कि अब आगे क्या, तो ये निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है। हमारी जो 20-25 करोड़ आबादी है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का हल ढूंढना पड़ेगा। हम बातें करें, चिंता व्यक्त करें, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों ने 2012 से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि ये जो नीतियां बन रही हैं बीएसपी की, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये गलत हैं और ये बीएसपी के पतन के जिम्मेदार होंगे, कारण है। लोगों ने नहीं सुनी बात, तमाम तरह तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन हमने एक सामाजिक दायित्व के तहत अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम लोगों ने कंटिन्यू 12 से 19 तक हम लोगों ने अपनी बात जारी रखी। और जब देखा कि बहुजन समाज पार्टी में किसी सुधार की गुंजाइश नहीं बची, शेष नहीं है, तो 2019 में हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई और जो बीएसपी के पुराने मिशनरी कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया। तब से आज तक
करीब 10-12 स्टेटों में हमने अपनी यूनिट गठित कर ली है और हमें पता है कि अगर बहुजन राजनीति को जिंदा करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है मान्यवर कांशीराम साहब का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बहुजन राजनीति ही हमारी राजनीतिक समस्याओं का समाधान है। अगर हमारी बहुजन राजनीति कामयाब होती है तो हमारी जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान निश्चित तौर पे होगा और इसके लिए हमें प्रयास करना है। अब चूंकि आज के टाइम में लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि लोग एक प्लेटफॉर्म में आए और जब समस्याएं हम सबकी साझा हैं तो संघर्ष भी हम सब का साझा होना चाहिए। इस तरीके के प्रयास हम लोग शुरू करेंगे, अभी बातें चल रही हैं। तो अब जो जिस स्टेज में बीएसपी पहुंच गई है, मेरा ऐसा मानना है कि अब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश शेष नहीं बची है, अब इसका अंत निश्चित है। इसलिए समय रहते इसका एक अल्टरनेट बनाना होगा। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने वो अल्टरनेट बनाने का प्रयास किया है और बहुजन समाज जो इंडिया के अंदर सुन रहा है, इंडिया से बाहर जो विदेशों में बैठे सुन रहे हैं, उनसे भी हमारी विनम्र अपील है कि इस बात को आप लोग भी सोचे समझें और इस रास्ते को आगे बढ़ाने में यथा उचित सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से कांसी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांसी राम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक साहब। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ 15-20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सॉरी मैं को तीन स्क्रीन चल रही, मैं रॉन्ग स्क्रीन से देख रहा था। सो दिस चार्ट चार्ट है जिहड़ा, देखो दिस चार्ट इज द लोक सभा, ये राज्य सभा नहीं लोक सभा। इस मौके ते बहुजन समाज पार्टी 9वें दर्जे ते है, सिर्फ 10 सीटां ने। ओके, सोचो एक सैम ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 55% ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੈਲੋ ਕਾਸ਼ ਰੇਡੀਓ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ 36 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, 36 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਹੈ, ਟੌਪ 9 ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, 55, 65, 85, 90%. These are the top 10. There's a lot, all of these ਪਾਰਟੀਆਂ here, ਇੱਕ ਸੀਟ, ਦੋ ਸੀਟ, ਇੱਕ ਸੀਟ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ 2012 ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਠੀਕ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 1992 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ 5 10 15 20 ਸਾਲ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ in 20-25 years। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। जगदेव सारे जेकर साहब एक मिनट, जेकर साहब अशोक साकेत जी धन्यवाद, आपने बहुत ही विस्तार से बहुजन समाज पार्टी का राइज एंड डिक्लाइन दोनों के बारे में बात करी, बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करी है। अब हमारे पास बचा क्या है, हम कैसे चलेंगे उसके ऊपर हमें सोचना है, वो भी आपने बताया है। तो अभी जेके साहब ने चार्ट दिखाया है, उसमें हमारी जो पोजीशन है बहुजन समाज पार्टी की कहां पर है, कहां पर थी, वो भी एक किस्म से खत्म हो गई है। अभी राज्यसभा के करीब 73 मेंबर जो उनसे थे अभी रिटायर हुए हैं, उसमें भी हमारे बीएसपी के मेंबर थे, वो भी खत्म हो गए हैं। और इस वक्त जो सा आगे की हालात है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही इस वक्त नजर नहीं आ रहा कुछ भी हमें। तो इसलिए हम बारी बारी सभी से पूछेंगे। अभी जगदीश कौर जी हैं, पंजाब से हैं। जगदीश कौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ फेसबुक के ऊपर कृष्णा जी मैडम जुड़ी हुई हैं, रॉय चुंबर जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत से व्यक्ति हैं जुड़े हुए हैं। वो भी अगर कोई उनका सवाल है फेसबुक के ऊपर आप हमें लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुरोध कर आ रही थी, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ ਚੁੰਬਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਸਟੈਪਸ ਡਾਊਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਵੀਰ ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਾਈਲ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਬੀਐਸਪੀ ਡੂ ਨਾਟ ਗਿਵ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਆਹ ਰਸਤਾ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੂਰ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਅਪਨ ਸਾਈਕੋਫਨ, ਮਤਲਬ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪ ਕੱਲੇ 10th ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ? नहीं बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो हमारी जो बात है इस वक्त, जिस वक्त हमने कार्य शुरू किया है, जिस वक्त मुझे दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का कार्यभार संभाला गया, दिया गया मुझे कि आप इसके ऊपर अपने बहुजन समाज के ऊपर काम करो, तो मुझे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कई संदेश प्राप्त हुए। वो कहते आपको जो पोस्ट चाहिए वो ले लो। मुझे दूसरे जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी से भी मेरे पास संदेश आए कि आपको जो भी आपको पोस्ट चाहिए हम आपको पोस्ट देने के लिए तैयार हैं। पर बात यहाँ पर पोस्ट की नहीं है, बात है कि हमारा समाज जो सा है, हम हमारे समाज का भला क्या कर सकते हैं। पोस्ट तो अपने लिए हुई ना, वो समाज के लिए तो कुछ नहीं हुआ। हमें पोस्ट की इस वक्त जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि अपने समाज का भला कैसे करना है, उसके ऊपर चलना है। अभी हमारे साथ इस बातों का उल्लेख जो करेंगे दिनेश कुमार जी हैं, जो कि आगरा से है, दिनेश कुमार गौतम जी,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें और रोशनी डाल के जो हमारा समाज जो सा भटक गया है, हमारा समाज जो भूल गया है, हमारा समाज जो धरातल पे आ गया है, उसको किस तरीके से हम ऊपर उठाएंगे, किस तरीके से हम ऊपर उठा सकते हैं, हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है, हम कैसे आगे चल सकते हैं, इसके ऊपर रोशनी डालें। दिनेश कुमार गौतम जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कांसी रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जीसी सलहान साहब ने मुझे बोलने का, अपनी बात कहने का इस मंच पर मौका दिया है। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम कहता हूं। आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक पर चर्चा करने की ये जो आज मन बनाया है और कांसी रेडियो ने, सलान साहब ने, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है कि बहुजन समाज पार्टी का पतन क्यों हुआ है, डाउनफॉल ऑफ बहुजन समाज पार्टी। ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ सभी साथियों को, सम्मानित महानुभावों को, कि ये बहुजन समाज पार्टी में जो डाउनफॉल आया है ये यकायक नहीं है। एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये 30 वर्ष का षड्यंत्र का हिस्सा है जो डाउनफॉल है। क्योंकि हम लोग साहब कांसीराम जी से सन 84 के समय से, क्योंकि मैं बहुत छोटा जरूर था लेकिन समझदार था, और 84 के समय से ही मैं बहुजन समाज पार्टी में एज ए वर्कर काम शुरू कर दिया था। तो 84 से लेके अब तक के जितने भी घटनाक्रम हैं उन पर मेरी बड़ी पैनी नजर रही है और मुझे पूरी जानकारी है। 89 में मायावती जी को पहली बार पार्लियामेंट में मानवर कांसीराम साहब ने भेजा। पूरे देश के लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर के मायावती को पार्लियामेंट भेजा। मायावती के पास खुद पे कोई एक रुपया भी नहीं था खर्च करने के लिए। साहब कांसीराम जी ने अपनी पूरी हर तरीके की जो शक्ति थी वो सब लगा करके मायावती को पार्लियामेंट भेज दिया। लेकिन उसके बाद 90 के बाद जो है हाउस भंग हो गया और 91 में दोबारा से चुनाव हुआ। तो इटावा से मानवर कांसीराम साहब पार्लियामेंट गए, मायावती बुलंदशहर से चुनाव हार गई और उनकी कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो जेल चली गई। तो मायावती ने उसको ब्लेम कांसीराम साहब को कर दिया कि कांसीराम ने मेरे साथ ये लाखा जो लगा दिया था, इस वजह से मैं चुनाव हार गई और तुम चुनाव जीत गए। तो कांसीराम साहब ने, आप लोग पंजाब के साथ ही इसमें जुड़े हुए हैं, होशियारपुर की पार्लियामेंट बहुत मजबूत सीट है, उससे मायावती को 1992 में जनवरी फरवरी में जो चुनाव हुआ था वहां लड़ाया था और वो चुनाव मायावती ने खुद लूज किया। कांसीराम साहब ने पूरी तैयारी के साथ वो चुनाव लड़ाया, पूरा पैसा खर्च किया, लेकिन मायावती ने वो चुनाव लूज किया और खुद ही चुनाव हार गई। उस दौरान मान्यवर को बहुत तकलीफ हुई और वो मान्यवर कांसीराम साहब मायावती से बीएसपी से छुटकारा दिलाना चाहते थे, मायावती को हटाना चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने मायावती को बचाया और मान्यवर कांसीराम साहब से लड़ गए। जो मान्यवर कांसीराम साहब से लड़ गए उन लोगों का आज पार्टी में भी और उनका व्यक्तिगत अस्तित्व मायावती ने नहीं छोड़ा है। मतलब मायावती के लिए जो लड़े और उनका अस्तित्व मायावती ने खत्म किया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो वहां से शुरुआत हुई। कांसीराम साहब ने एक बहुत बड़ा आरएसएस का, बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र एक तरीके से डैमेज कर दिया था 93 में। 93 में कांसीराम साहब ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना करके सपा बसपा का जो गठबंधन किया था उससे बीजेपी और आरएसएस पूरी तरीके से टूट गई थी। मनुवाद पर बहुत बड़ा अटैक, एक बौद्धिक अटैक मान्यवर कांसीराम साहब ने करके इस देश का जो बहुजन समाज है, ओबीसी वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, इनको वास्तविक एक माला में पिरो करके एक बहुजन समाज बना करके कांसीराम साहब ने 93 की सरकार तो उत्तर प्रदेश की बनवा दी, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन उसके पीछे 96 कांसीराम साहब का एक अंडरस्टूड एजेंडा उसमें छुपा हुआ था। मान्यवर कांसीराम साहब 96 में भारत देश की सरकार में हिस्सेदार बनना चाहते थे। ये बात ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों को पता थी
उन्होंने मायावती को अपने तरीके से हैंडल कर लिया। और जैसा कि अभी अशोक जी ने बताया था कि 1995 में सपा बसपा गठबंधन टूटा, तो सपा बसपा गठबंधन जो टूटा, आरएसएस बीजेपी ने तोड़वाया, उसमें जिस तरीके से मायावती को आरएसएस बीजेपी ने इस्तेमाल किया, उसी तरह मुलायम सिंह के परिवार में शिवपाल यादव को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। इधर तो मुलायम सिंह की फैमिली में शिवपाल यादव को इस्तेमाल किया, इधर बहुजन समाज पार्टी में मायावती को इस्तेमाल करके उन्होंने 95 का जो गठबंधन तोड़वाया। तो 96 में जो काशीराम साहब करना चाहते थे, वो षड्यंत्र उन्होंने करके काशीराम साहब का 96 का प्लान कैंसिल कर दिया, एक तरीके से डैमेज कंट्रोल कर दिया। जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने बीजेपी आरएसएस का प्लान डैमेज कंट्रोल किया, जो उन्होंने मस्जिद तोड़ करके हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश की, मान्यवर काशीराम साहब ने 93 में उनको डैमेज कंट्रोल किया। तो अपना प्लान 96 में भारत सरकार में हिस्सेदार बनना चाहते थे, वो उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर दिया मायावती को इस्तेमाल करके। कहानी वहीं से शुरुआत हुई और जैसे ही धीरे धीरे मायावती को बीजेपी आरएसएस अब समय समय पर ताकत देती रही, फिर काशीराम साहब ने 2004 के लिए एक प्लान तैयार किया कि 2004 में हम लोग देश की सरकार में हिस्सेदार बनेंगे और पूरे देश के जो लीडरान हैं, एससी के जितने भी एसटी के लीडरान थे, उनके साथ साथ ओबीसी के जितने भी लीडरान थे, उनसे सबसे बैठ करके बात हुई, प्लान हुई। 2004 में बहुत सारे बड़े लीडरान अन्य पार्टियों में जो काम कर रहे थे, वो बीएसपी में शामिल होने की तैयारी हुई। तो मायावती को जब ये पता हुआ, तो मायावती ने आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस से एक तरीके से आंतरिक गठबंधन करके उनको ये पूरी प्लान बता दिया और उनसे मदद लेकर के कि कांशीराम तुम्हारा सबका बेड़ा गर्क ऐसे ही कर देगा जैसे 93 में तुम्हारा किया है, या तो मेरी मदद करो। तब आरएसएस, बीजेपी और अन्य मनुवादी संगठनों ने कहा कि हम कांशीराम को नहीं, मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने का जो लालच तो दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने का उनका कोई प्लान नहीं था, बस लालच देना था। मायावती उस लालच में फंस गई और उन्होंने काशीराम साहब का बना बनाया सारा खेल बिगाड़ के, और वो खुद आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा पतन खुद अपने हाथों से कर चुकी हैं। ये 2002 में सतीश मिश्रा जो आज देख रहे हैं, ये 2002 में आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी की जो आंतरिक मीटिंग हुई थी मायावती के साथ, सतीश मिश्रा को 2002 में मायावती के साथ एमएलए के इलेक्शन से पहले, पंजाब और यूपी का जो इलेक्शन हुआ उससे पहले ही सतीश मिश्रा को मायावती के साथ सेट कर दिया गया और उसी षड्यंत्र के तहत फिर चुनाव हुआ। आपको पता होना चाहिए कि कांशीराम साहब दिल्ली छोड़ करके जलंधर लंबे समय तक, पंजाब के लोग साथ जानते हैं, बहुत लंबे समय तक पंजाब में रहे और पंजाब से ही अन्य राज्यों में जाते आते रहे। लगभग 18 महीने काशीराम साहब दिल्ली नहीं रहे। ये काशीराम साहब को पता हो गया था कि मायावती मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र करके मनुवादियों से मिलकर के कोई मतलब जानलेवा भी षड्यंत्र कर सकती है, इसलिए काशीराम साहब मायावती से बचने लगे। जब ये मायावती को पता हो गया कि काशीराम को मेरा षड्यंत्र पता हो गया है, तो वो 2002 से ही लेकर के कांशीराम साहब को अपने जाल में फंसाना चाहती थी और लास्ट में उन्होंने 2003 में षड्यंत्र करके हैदराबाद से उनको अस्पताल में करके और 3 साल तक जिस तरीके से बंधक बना करके कांशीराम साहब को एक तरीके से बंधक बना करके 3 साल तक हर रोज मौत दी। उस मौत का हम लोगों को, आप लोगों को, पूरे देश के बहुजन समाज को इतना, आज भी जब ये 3 वर्ष की जो कैद हम लोगों के सामने आती है तो हम लोगों की रूह कांप जाती है। हम लोग सहज मतलब अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस करने लगते हैं कि कांशीराम साहब को 3 वर्ष तक बंधक बना करके मौत दी गई। और मायावती ने ये सोचा कि बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस ये सब मिलकर के मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मायावती को उन्होंने सिर्फ यूज किया। आज यूज करके, यूज एंड थ्रो करके, नींबू में से जैसे वो निचोड़ देते हैं और आज नींबू निचोड़ने के बाद वो फेंक दिया जाता है, ऐसे ही मायावती को आरएसएस, बीजेपी ने यूज करके एक तरीके से यूज एंड थ्रो कर दिया है। लेकिन वो मायावती की सुरक्षा भी अभी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर मायावती कहीं बहुजन समाज के अंदर आ जाती है और दबाव में आ गई तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो भांडा तो उनका भी फूट चुका है और मायावती का भी भांडा फूट चुका है। आज बहुजन समाज पार्टी को मायावती ने इस
मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है कि अब स्वयं काशीराम साहब होते तो बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसे हालात पैदा कर दिए। मैं आपको कुछ पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि कांशीराम साहब के साथ सबसे पहला तो मायावती ने कांशीराम साहब के साथ गद्दारी की, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मायावती ने सिद्धांत के साथ गद्दारी की, जैसा कि अशोक जी ने अभी बताया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2007 के चुनाव में हम लोग, जैसा भी अशोक जी ने बताया, हम लोग कांशीराम जी के एक भरोसेमंद कार्यकर्ता हुआ करते थे, हम जैसे लाखों लोग थे। लेकिन ये 2007 के चुनाव में हम लोगों ने मायावती की बहुत सारी कमियां थी, उन्हें इग्नोर करते हुए हम सभी लोग लग गए और बीएसपी को बहुमत दिया। मायावती ने जैसे ही बहुमत में आने के बाद 2007 का चुनाव खत्म हुआ, मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने सबसे पहले तो पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगवाए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार। और दूसरा, सूचना एवं जनसंपर्क डिपार्टमेंट है यूपी गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से बहुत सारे वो मैसेज छपवा के बंटवाए। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बैनर से पेरियर साहब का चित्र हटवाया। ये मैं बताना चाह रहा हूं, 2007 की सरकार बनते ही पेरियर साहब का चित्र होर्डिंग से, बैनर से, सबसे हटवा दिया। और ये आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि काशीराम साहब को ये बात पता हो गई 2003 और 2002 से 2003 के बीच में जो सरकार थी। परिवर्तन चौक एक लखनऊ के अंदर है, परिवर्तन चौक एक लखनऊ के अंदर है। उस परिवर्तन चौक पर 5 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई थी और इसमें 6वीं तथागत बुद्ध की प्रतिमा बीच में। 5 महापुरुषों की प्रतिमाओं में महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं थी। तो 2002 से 2003 के बीच में जो 18 महीने की सरकार रही मायावती की, पेरियर साहब की प्रतिमा वहां से हटा करके फेंकवा दी गई, हटा दी गई बिल्कुल। और वहीं से नहीं हटाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्मारक है लखनऊ में, वहां पर भी एक प्रतिमा लगी हुई थी, वो भी हटवा दी। तो पेरियर साहब को एक तो सबसे पहले 2007 की सरकार बनते ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया गया। उसके बाद पेरियर साहब को हटाया गया। और उसके बाद 2007 में ही जैसे सरकार बनी, उसके बाद जितने ओबीसी के कई ऐसे संगठन थे जो फुले साहब को, साहू महाराज को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियर साहब को लेकर के बहुत सारे सामाजिक संगठन काम करते थे। एक तीसरी आजादी न करके एक संगठनिक रूप से हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिसमें ओबीसी के और शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो तीसरी आजादी करके एक मूवमेंट चलाया करते थे। उस मूवमेंट में बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है वो उसको फिल्मांकन करके भी बताया करते थे। तो मेरा ये कहना है कि मायावती का ये जो षड्यंत्र है वो एक दिन का नहीं है, 30 वर्ष का षड्यंत्र है। और 30 वर्षों में उन्होंने मानवर काशीराम साहब का जो पूरा मिशन मूवमेंट है, उसका जो पूरा प्लान है, उस सारे प्लान को ध्वस्त कर दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी एक विधायक की पार्टी उत्तर प्रदेश में रह गई है, और वो भी अभी अशोक जी ने बताया कि वो विधायक तो अपने बल पर खुद चुनाव जीते हैं। तो ये अभी पंजाब का आप लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश का भी हम लोगों के आप लोगों के सामने है। तो बहुजन समाज पार्टी अब स्वयं में ऐसी पार्टी बन के रह गई है, एक डमी पार्टी बन के रह गई है। अब बहुजन समाज पार्टी को हम लोग भी मिलकर के खड़ा नहीं कर पाएंगे और वो करने भी नहीं देंगे, क्योंकि मायावती अकेली दिख रही है। मायावती के पीछे पूरे देश का जो बहुजन समाज को डैमेज करने के लिए मनवादियों का जो कॉकस है, वो इस बहुजन समाज पार्टी पर कंट्रोल करता है। आज बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मायावती कंट्रोल में नहीं है, देश भर के जो मनवादी लोग हैं उनके कंट्रोल में है। इसलिए हम लोगों ने एक रास्ता दिया है, बहुजन द्रविड़ पार्टी हम लोग ही है जिन्होंने मायावती हटाओ बीएसपी बचाओ की लड़ाई लड़ी। लगभग हम लोग 2012 से और 2019 तक हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। ये 2019 में पार्टी पंजीकृत कराई है। तो ये सब हम लोगों ने यकायक भी नहीं किया, हम लोगों ने भी ये लड़ाई लंबी लड़ी है। और लंबी लड़ाई लड़के हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी मजबूर होकर के विकल्प दिया है। हम लोगों के अंदर आज भी बीएसपी पूरी तरीके से अंदर है, लेकिन बीएसपी का जो पूरा थॉट है, माननीय काशीराम साहब का पूरा विचार हमारे अंदर है। लेकिन आज
हम देख रहे हैं कि हम बीएसपी को बचा नहीं सकते, इसलिए विकल्प देना हमारी आपकी पूरे देश भर की बहुजन द्रविड़ समाज की जरूरत है। तो इसलिए आज हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी एक राजनीतिक विकल्प दिया है। बगैर राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि पूरे देश भर के लोगों से, देश के बाहर के भी जो लोग हैं, कि मान्यवर काशीराम साहब का सपना अगर पूरा करना है, उसके लिए राजनीतिक विकल्प बहुजन द्रविड़ पार्टी हमने विकल्प के रूप में दे दी है। सभी लोग, सभी साथी इसका हिस्सा बनके और इसी मूवमेंट को, काशीराम जी का जो वास्तविक मूवमेंट है वही बहुजन द्रविड़ पार्टी का मूवमेंट है। बहुजन द्रविड़ पार्टी का अपना कोई मूवमेंट नहीं है, हमारा मूवमेंट मान्यवर काशीराम जी का अपना मूवमेंट है। तो उसको हम लोग अब आगे लेके चल रहे हैं। और कांसी रेडियो का मैं धन्यवाद करते हुए, सैलान साहब का धन्यवाद करते हुए और सभी साथियों को पुनः जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस विकल्प के साथ सभी लोग जुड़े और हम सब आप सबके साथ हैं। धन्यवाद।